अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लेक्चर नंबर 4 में सबको दोबारा वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, वो था सिंपल पेंडुलम के बारे में। और हम यहां तक पहुंचे स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का फार्मूला हमने प्रूफ किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम जान लेंगे कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है टाइम पीरियड का, वो किस किस पे डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिपेंड नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फार्मूले को देखें जो कि हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था, T is equal to 2 pi L by G। यहाँ पे जो L है वो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है और जो G है वो ग्रेविटी है। अब ये देखते हैं कि फार्मूले में मास का कोई जिक्र नहीं है। अगर आप सिंपल पेंडुलम का मास ज्यादा करें या कम करें और लेंथ को सेम रखें तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, चलो जी केस नंबर 1 हम पढ़ते हैं। केस नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि जो ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, इसमें लेंथ है और जी है। इट मीन फार्मूले से साफ क्लियर है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ अबव अटैच विद द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, कैसे केस नंबर 1, अगर हम मासेस को ज्यादा कम करें, सपोज केस नंबर 1 में मेरे पास दो पेंडुलम है, एक पेंडुलम ये है और दोनों की लेंथ सेम है, इसके साथ इतना मास अटैच है और दूसरा जो है इसके साथ कितना मास अटैच है। कंसीडर करें दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। अगर कोई आपसे पूछे कि जब आप दोनों को डिस्टर्ब करेंगे मीन पोजीशन से तो दोनों के टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा और किसका टाइम पीरियड कम होगा, तो जवाब यहाँ पे ये है कि मास का डिपेंड नहीं है। अगर आप दोनों को डिस्टर्ब करें मेन पोजीशन से तो ये दोनों पेंडुलम सेम टाइम पीरियड के साथ अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि मास का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब आते हैं लेंथ पे। स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम लेंथ को डबल करें तो टाइम पीरियड कितना फैक्टर बढ़ जाएगा। उसको देखते हैं केस नंबर 2 में। F, अगर हम लेंथ को डबल करें, केस नंबर 2 हमारा कुछ हो जाएगा। केस नंबर 2 में अगर हम L को 2L कर ले, हम जनरल बात करेंगे क्योंकि लेंथ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है और इसका डबल कितना होगा, 8 होगा। तो इसी तरह हम कहेंगे कि हमारे पास जो लेंथ था पहले जो भी था, इसको हम 2L कर ले तो टाइम पीरियड, जो नया टाइम पीरियड आएगा तो वो कितना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका पहले लेंथ ये था L। अब इसको हम डबल करते हैं, इसका दुगना लेते हैं, मतलब 2L लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड तो पहले T था, तो इसका टाइम पीरियड T प्राइम हो जाएगा। वो क्या होगा, अब हम ये देखते हैं, मतलब लेंथ को डबल करने से टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखें लेंथ के साथ टाइम पीरियड का डायरेक्टली रिलेशन है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम लेंथ को 2L कर ले तो आपके पास जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा T प्राइम से, आप इसको डिनोट करें, जो भी आप डिनोट करते हैं E प्राइम से, तो आपके पास जो टाइम पीरियड बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, T प्राइम न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम 2 पाई स्क्वायर रूट L की जगह पे आप 2L पुट करें डिवाइडेड बाय G। अब अगर आप देखें T इक्वल टू 2 पाई, ये जो स्क्वायर रूट है इन तीनों फैक्टर पे है, इस पे भी है और इस पे भी है और इस पे भी है। अगर मैं इसको अलग अलग दे दूं तो ये कुछ ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और ये इसके नीचे, मतलब ये मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला L बाय G। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म इसके साथ अरेंज करें तो आपके पास जो नया टाइम पीरियड आएगा T प्राइम इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 पाई, इसको मैंने इसके साथ लिखा L बाय G। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें, दिस, क्या ये इसके बराबर नहीं है ना, 2 पाई L बाय G। तो इट मीन जो हमारा टाइम पीरियड आएगा इस पेंडुलम का जिसका हमने लेंथ डबल किया है, वो क्या आएगा, T प्राइम इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट T, इसकी जगह पे मैंने ये पुट किया। इट मीन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम when increase square root 2 फैक्टर, इतना फैक्टर बढ़ जाएगा। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा T इक्वल टू 1.41 समथिंग, इस तरह आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर रूट ले ले तो आ जाएगा दिस वन। इट मीन जो आपके पास इसका टाइम पीरियड आएगा वो 1.41
पहले वाले टाइम पीरियड से थोड़ा सा इंक्रीज होगा। इट मीन अगर इसका टाइम पीरियड था 2 सेकेंड तो आप लेंथ बढ़ाने से, डबल करने से 2 मल्टीप्लाई करें 1.41 से, तो आपके पास जो न्यू टाइम पीरियड आएगा इतना आएगा। इट मीन टाइम पीरियड इसका बढ़ेगा। अब आते हैं कि अगर हम लेंथ को 4 टाइम करें, 3 टाइम करने से या 4 टाइम करने से, क्योंकि अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर मैं लेंथ को 4 टाइम करूं तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फार्मूले से साफ क्लियर है, अगर आप लेंथ को 4l कर ले तो डेफिनेटली टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। कैसे? आते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं केस नंबर 3 को। लेंथ को 4 टाइम बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा 2 टाइम। किस तरह वो देखते हैं। सपोज अब अगर मैं l को 4l ले लूं, इट मीन पहले टाइम पीरियड था t और लेंथ को मैंने बढ़ा दिया 4l कर लिया। फॉर एग्जांपल पहले l था, इसका 4l कर लिया। सपोज अगर पहले 2 सेंटीमीटर था तो इसका 4 टाइम हो जाएगा 8, अगर 3 था तो 12 हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं लेंथ की जगह पे 4l लेता हूं। इट मीन कि जो लेंथ था पहले वो l था और इसको हमने 4 टाइम बढ़ा दिया। कैसे? सपोज देखते थे, ये सैंपल पेंडुलम है और इसकी लेंथ कुछ यूं है l, इसका 4 टाइम मैं लेता हूं तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। सपोज 4 टाइम मैंने बढ़ा दिया, ये आ गया 4l और ये है l। इसका टाइम पीरियड t था और इसका टाइम पीरियड t प्राइम हमने मालूम करना है कि क्या होगा। अब देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा इस वाले उस क्वेश्चन का, मतलब इस वाले टाइम पीरियड सैंपल पेंडुलम पर। अगर आप देखें फार्मूले को, t प्राइम जो हमारा नया टाइम पीरियड आएगा लेंथ चेंज करने से 2 पाई अपनी जगह पे, l की जगह पे 4l डिवाइडेड बाय g और स्क्वायर रूट। आपको पता है कि जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 है, तो सिमिलरली इसको निकाल ले स्क्वायर रूट से, आपके पास आ जाएगा 2 पाई 2 इनटू स्क्वायर रूट l बाय g। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो 4 का स्क्वायर रूट है 2। अब कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये शेप नहीं बचेगा, तो आप क्या करें, इस 2 को इधर कर लें तो आपके पास जो नया टाइम पीरियड आएगा जिसको मैं t प्राइम कहता हूं, ये आ जाएगा 2 और 2 पाई अपनी जगह पे दिस वन l बाय g, और ये वही फार्मूला है, फार्मूला नंबर दिस, और इसकी जगह पे आप t पुट करें तो t प्राइम इक्वल टू t, मतलब टाइम पीरियड 2t हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब ये है कि अगर आप लेंथ को 4 टाइम करें, सपोज इसका पहले लेंथ था सपोज 2 सेंटीमीटर और आपने इसको 8 सेंटीमीटर लिया, आप इसका सपोज टाइम था 3 सेकंड, मतलब ये 3 सेकंड ले रहा था, सपोज मान लेते हैं। अगर पहले लेंथ था 2 सेंटीमीटर, हाँ हमने लेंथ को 4 टाइम किया, तो 4 टाइम करने से मतलब 8 सेंटीमीटर किया, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, अगर पहले 3 था तो 3 का डबल हो जाएगा, 6 सेकंड लेगा। इसका मतलब ये है। इसी तरह अगर आप फॉर्मूले को गौर से देखें और आप इस पे ये भी समझते हैं कि अगर मैं लेंथ को हाफ कर लूं तो लेंथ को हाफ करने से डेफिनेटली टाइम पीरियड घटेगा। इट मीन बढ़ाने से बढ़ता है और कम करने से घटता है। इट मीन कि अगर आप लेंथ को 4l कर ले, मतलब 4 टाइम घटाएं, पहले लेंथ इतना था फिर इतना कर ले, तो इसका टाइम पीरियड भी 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ग्रेविटी पे किस तरह डिपेंड करता है। यहाँ पे तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 है। जितना आप ऊपर चढ़ते हैं, अगर यही पेंडुलम आप पीरियड यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो g की वैल्यू 9.8 है, और वहां जाके कैलकुलेट करेंगे तो g की वैल्यू जो है वो 1.62 है, जो कि मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये था सिंपल पेंडुलम के कुछ रिमेनिंग लेक्चर के बारे में था, और आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं डैम्पिंग के बारे में। डैम्पिंग क्या है और डैम्पिंग हम कैसे समझेंगे, इसका ग्राफ का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, आप अक्सर मोशन देखते हैं। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की मोशंस को ले लूं तो देखिए, जब आप इसको मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करें और ये मेन पोजीशन से इसको आप छोड़ेंगे तो अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा
कि ये अपनी जगह पे स्टॉप हो जाएगा जहां से हमने स्टार्ट लिया हुआ था। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिस्टर्ब किया मेन पोजीशन से और इसको मैंने छोड़ दिया, या अगर आप जूले के एग्जांपल ले ले, जब आप इस पे फोर्स लगाएं, छोड़ने के बाद क्या होता है, आप छोड़ दें इसको तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस है और भी बहुत सारी फोर्सेस है जो इसको रोकती है। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग। डैम्पिंग सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन या इन ऑसिलेशन, आप दोनों कह सकते हैं सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन in which जिसमें in which the amplitude आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज with the passage of time, with the पैसेज टाइम के साथ, टाइम के गुजरने के साथ ये डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मतलब ये हुआ ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा हो। सपोज कैसे, अगर मैं वही सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लूं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरा सिंपल पेंडुलम है और जब मैं इसको मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करूंगा, यहां तक लेकर आऊंगा, तो इसका ये वाला जो पोजीशन है वो है x नॉट एम्पलीट्यूड। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद ये यहां आ जाएगा, फिर यहां आएगा। इट मीन वक्त के साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो दूसरा वाला एम्पलीट्यूड अगर मैं ड्रा कर दूं यहां से लेकर यहां तक, अगर आप देखें इसको आप कह लें x01, इस तरह इसको आप कह लें x02, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो x02, ये वाला x0 है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक x0 है और ये x01 और x02। आप इसको x1 x2 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम एम्पलीट्यूड को x0 से अक्सर डिनोट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें टाइम के साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, तो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा। ग्राफ को देखते हैं कि इसका ग्राफ को हम फिर कैसे ड्रा करते हैं। तो ग्राफ अगर आप देखें इसका, टाइम के साथ साथ चूंकि ये डिक्रीज होता है तो आपके पास इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ यूं आएगा। अच्छा देखें हमने क्या किया, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखते हैं। तो देखें ग्राफ में कुछ आपको यूं नजर आएगा। अगर मैं ये इस पोजीशन पे टाइम ले लूं और इस पे x ले लूं, मतलब x नॉट ले लूं, फॉर एग्जांपल यहां पे x वर्सेस t ग्राफ में ले लिया, ये x नॉट है, इसी तरह x1 और x2। पहले जो एम्पलीट्यूड था वो कुछ यूं था मैक्सिमम से, अब अगर आप यहां पे देखें ये x नॉट था और इस वाले को देखें आप तो इसको हम x1 कह सकते हैं। इट मीन जो x नॉट था और x नॉट 1 जो है वो x नॉट से थोड़ा सा कम है। इसी तरह अगर आप इस वाले को देखें, ये लाइन में ड्रा करूं तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा दिस वन। सो इट मीन टाइम के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉडी स्टॉप हो जाएगा और ये वाला जो लाइन है हमें ये बताता है कि अब फर्दर ऑसिलेशन नहीं हो रही। तो ये था डैम्पिंग के ग्राफ का, मतलब डैम्पिंग मोशंस का ग्राफ था जो कि वो x वर्सेस टाइम। मतलब इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि वक्त के साथ साथ अगर आप एम्पलीट्यूड को देखें, पहले ये एम्पलीट्यूड था मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशंस, तो मेन पोजीशन ये है, ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह डिक्रीज होता है। आज इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।